हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और इसमें यूनिट चल रही थी हमारी सेकंड, सेंटर ऑफ मास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के हिसाब से सेंटर ऑफ मास में जो हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। और आज हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की मंदक से टक्कर का इफेक्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रॉन की मंदक से टक्कर। तो दोस्तों आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा नाभिकीय भट्टी में कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में जो नाभिकीय विखंडन है उसकी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे भारी पानी है, ग्रेफाइट है, कैडमियम छड़े हैं। तो दोस्तों ये क्या होते थे? मंदक होते थे, यानी कि जो न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने का काम करते हैं वो मंदित या मंदक पदार्थ कहलाते थे। तो दोस्तों हमने वहाँ पढ़ा था कि जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें कैडमियम छड़ें लगी होती हैं। उन कैडमियम छड़ों को हम खींच लेते हैं तो जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है वो क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है। तो दोस्तों वहाँ हमने ये भी पढ़ते हैं कि जब अत्यधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉन मंदक छड़ों से टकराते हैं तो क्या होता है? उनका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दोस्तों बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमने को न्यूट्रॉन की मंदक से जो टक्कर होती है उसका डेरिवेशन पढ़ना है। तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो न्यूट्रॉन की मंदक से टक्कर हो रही है ये एक द्रव्यमान केंद्र, जो हमारा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसमें द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हम इनकी टक्कर को देख रहे हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान केंद्र से किसी गतिशील वस्तु को हम देख रहे हैं तो इसके अध्ययन में हम वेग रूपांतरण समीकरण और जो इनके वेग होते थे वो हम लेंगे, जैसे कि u1 को u डैश के रूप में, u2 को u2 डैश के रूप में। तो दोस्तों स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं मानूंगा इसमें कि माना टक्कर से पूर्व मंदक छड़ स्थिर है, यानी कि टक्कर से पूर्व मंदक छड़ स्थिर है। यानी कि दोस्तों यदि ये इसका यानी कि जो मंदक का वेग है उसको मैं मान लूँ u1, मैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखूं जहां ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो जो मंदक छड़ है उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यानी कि जो मंदक छड़ का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 0। मंदक छड़ का प्रारंभिक वेग, मैं इसको u1 से व्यक्त कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? 0। अब दोस्तों यदि मैं ये मान लूँ कि जो मेरी मंदक छड़ है उसका द्रव्यमान, यानी मंदक छड़ है उसका द्रव्यमान मान लूँ मैं m1, ऐसे ही जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान मैं मान लूँ m2, ऐसे इसका प्रारंभिक वेग माना u1 और इसका प्रारंभिक वेग मान लिया मैंने u2। तो दोस्तों द्रव्यमान केंद्र में जो वेग के लिए इक्वेशन आती है दोस्तों वो क्या आती है? यानी कि द्रव्यमान केंद्र के वेग से द्रव्यमान केंद्र में हमने वेग निकाला था, द्रव्यमान केंद्र के वेग से। तो दोस्तों उसको VCM से व्यक्त करते हैं
और ये आ जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दोस्तों आ जाती है हमारी इक्वेशन 1, यानी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो वेग आ जाता है m1 u1 m2 u2 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2। दोस्तों इसको दे लेते हैं इक्वेशन 1 और इसमें ये कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारा जो मंदक छड़ है उसका प्रारंभिक वेग है 0। इसके अलावा दोस्तों हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमारी 1 आई है उसमें एक तो हमने ये कंडीशन लगा ली कि u1 इक्वल टू क्या है 0। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रारंभिक वेग मैं 0 कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें इक्वेशन 1 में मैं m2 का भाग दे रहा हूँ, यानी कि समीकरण 1 में u1 इक्वल टू 0, क्योंकि मंदक छड़ का प्रारंभिक वेग है 0 एवं m2 का भाग देने पर, यानी कि अंश और हर में मैं क्या करूँगा m2 को डिवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों VCM यहाँ से क्या आ जाएगा, VCM इक्वल टू, देखो दोस्तों u1 का मान किया मैंने 0, तो m1 अपॉन में m2 और इंटू u1 का मान क्या है 0, तो ये हिस्सा हो गया 0। m2 को मैं भाग दे रहा हूँ इसमें, m2 अपॉन में m2, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू u2, यानी कि यहाँ से आया मेरे पास u2 और m1 अपॉन में m2 और प्लस 1। तो दोस्तों VCM इक्वल टू आ गया मेरे पास u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस का 1। इक्वेशन आ गई दोस्तों 1। अब दोस्तों इसी तरह मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा दोस्तों, जब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है इसमें यदि मैं, जैसे घूर्णी निर्देश तंत्र होता था उसमें दोस्तों हम निकालते थे, यानी कि जो चलित निर्देश तंत्र या घूर्णी निर्देश तंत्र था उसमें हम निकालते थे वेग रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों यहाँ जो मंदक है उसका प्रारंभिक वेग है u1 और बाद में इसका वेग हो जाता है u टेस्ट। तो दोस्तों न्यूट्रॉन के लिए वेग रूपांतरण हम समीकरण निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या आएगा, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ गई। अब दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ वेग रूपांतरण समीकरण से। तो दोस्तों वेग रूपांतरण समीकरण से, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि बाद में किसी समय टी पर जो मंदक छड़े हैं उनका वेग हो जाता है u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM। अब दोस्तों u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास VCM का मान है तो मैं इसमें VCM का मान रख लेता हूँ। तो दोस्तों ये क्या आएगा, u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM का मान है मेरे पास u2 और 1 प्लस m2 अपॉन में m1 अपॉन में m2। अब दोस्तों यहाँ मेरे पास जो m1 अपॉन में m2 है इसको मैं एक नियतांक के इक्वल मान लेता हूँ, क्योंकि a इक्वल टू नियतांक इक्वल टू m1 अपॉन में m2। तो दोस्तों यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ, यानी कि दोस्तों यहाँ से मेरे पास VCM आया है, VCM इक्वल टू μ2 अपॉन में 1 प्लस a, और अब u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस a। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। दोस्तों u1 डैश इक्वल टू क्या आएगा कि u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस a। इसका मैं LCM ले लूँ तो क्या आएगा 1 प्लस a, और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी u1 प्लस u1a और माइनस का u2। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से u1 डैश इक्वल टू मैं इसको कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ
1 प्लस ए है, इसको सेपरेटली दोनों के डिवाइड में ले लूँ मैं, यानी कि u1 प्लस u1 ए अपॉन में 1 प्लस ए माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस ए। अब दोस्तों u1 ऊपर से मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आता है, ये आता है u1 कॉमन लूँगा तो u1 डैश इक्वल टू u1 1 प्लस ए और अपॉन में 1 प्लस ए और माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस ए। तो दोस्तों यहाँ से 1 प्लस ए से 1 प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों u1 का मान क्या होता है, u1 का मान होता है हमारे पास 0, क्योंकि u1 इक्वल टू क्या है 0। तो दोस्तों यहाँ से u1 डैश का मान क्या आ गया मेरे पास, u1 डैश मेरे पास आ जाता है u1 डैश इक्वल टू माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस ए और इक्वेशन आ जाती है मेरी 4, यानी कि u1 डैश यहाँ लिख लेता हूँ मैं u1 डैश इक्वल टू आया मेरे पास माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस ए, ये इक्वेशन आ गई मेरी 4। अब दोस्तों ऐसे ही मैं वेग रूपांतरण समीकरण निकाल लूँगा। मैंने अभी निकाली u1 के लिए, अब निकाल लेता हूँ u2 के लिए। तो दोस्तों u2 के लिए वेग रूपांतरण समीकरण क्या हो जाएगी, दोस्तों ये हो जाएगी u2 डैश इक्वल टू होगा u2 माइनस VCM, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ से VCM का मान पुट कर लूँ तो u2 डैश इक्वल टू हो जाएगा u2 μ2 माइनस VCM, यानी कि μ2 1 प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों u2 डैश इक्वल टू μ2 डैश इक्वल टू μ2, सॉरी ये क्या है u है, यानी कि u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस VCM और u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस VCM। तो दोस्तों यहाँ से इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास u2 डैश इक्वल टू u2 प्लस u2 ए माइनस u2 अपॉन में 1 प्लस का ए। तो दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो u2 डैश इक्वल टू आ जाता है मेरे पास u2a और ये आ जाएगा 1 प्लस ए। तो दोस्तों ये मेरे पास मान आ गया u2 डैश का, यानी कि यहाँ मैं लिख लूँ u2 डैश मेरे पास क्या आया, u2 डैश इक्वल टू u2a अपॉन में 1 प्लस ए। दोस्तों इक्वेशन दे लो 5, यानी कि इक्वेशन 5 आ गई मेरे पास, यानी दोस्तों यहाँ से हमारे पास u1 डैश और u2 डैश के मान आ जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें पता है कि यहाँ न्यूट्रॉन और मंदक की टक्कर हो रही है, तो दोस्तों टक्कर में दो नियम लागू होते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देख लेता हूँ संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन और मंदक की टक्कर में इनके प्रारंभिक वेग जैसे u1 और u2 है, और इसके बाद में चूँकि अब इनको हम देख रहे हैं घूर्णी निर्देश तंत्र में, तो इनके जो प्रारंभिक वेग मैं मान लेता हूँ u1 डैश और u2 डैश हैं, और टक्कर के बाद इनके वेग हो जाते हैं v1 डैश और v2 डैश। ऐसे ही इनके द्रव्यमान क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम से, दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से मैं क्या लिख सकता हूँ, संवेग संरक्षण के नियम से, दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से हो जाएगा कि m1 u1 डैश
प्लस M2 U2 डैश इक्वल टू होगा M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। दोस्तों यहाँ मैं U1 डैश और U2 डैश के मान पुट कर लेता हूँ और इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है कि M1 और U1 का मान दोस्तों माइनस U2 अपॉन में 1 प्लस A और M2 और U2 डैश का मान U2A अपॉन में 1 प्लस A इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो दोस्तों इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इनको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता है कि ये जो हिस्सा है ये दोस्तों क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश इक्वल टू आ जाता है शून्य। दोस्तों इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन 6। अब दोस्तों ये तो था न्यूट्रॉन और मंदक की टक्कर में संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग दोनों क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों कि यानी कि टक्कर से पूर्व संवेग अगर और कुल संवेग शून्य है तो टक्कर के बाद भी कुल संवेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अब दोनों की जो टक्कर है न्यूट्रॉन और मंदक की टक्कर क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर है, यानी कि सीधी टक्कर है। तो इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी क्या होगा, पालन होगा। तो वो भी मैं देख लेता हूं। दोस्तों इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन 6। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी दोस्तों जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और अंतिम गतिज ऊर्जा है, या फिर मैं बोलूँ टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और ये बराबर होगी टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, यानी कि टक्कर से पूर्व न्यूट्रॉन और मंदक की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद न्यूट्रॉन और मंदक की गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², यानी कि 1/2 और न्यूट्रॉन मंदक का प्रारंभिक द्रव्यमान m1, इसका वेग। अब दोस्तों यहाँ क्या लेंगे हम, डैश के रूप में लेंगे, तो डैश का स्क्वायर और हाफ m2 U2 डैश का स्क्वायर, ये बराबर होनी चाहिए 1/2 m1 V1 डैश का स्क्वायर 1/2 m2 V2 डैश का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन 7। तो दोस्तों इक्वेशन जो 7 है इसमें U1 डैश U2 डैश के मान रखते हैं और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि जो U1 डैश है वो बराबर आ जाता है V1 डैश के, यानी इनका मोड। ऐसे ही जो U2 डैश है वो बराबर आ जाता है V2 डैश के, यानी कि इक्वेशन 7 में U1 डैश U2 डैश इनके मान रख के और हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है U1 डैश इक्वल टू V1 डैश और U2 डैश इक्वल टू V2 डैश। इसका मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है उसमें जो मंदक छड़ों का जो वेग क्या है, V1 है, और न्यूट्रॉन का वेग क्या है, V2 है। तो दोस्तों हम द्रव्यमान केंद्र से देख रहे हैं तो यहाँ भी जो वेग रूपांतरण समीकरण क्या होगी, वैध होगी। यानी कि अभी जब लास्ट टाइम हमने देखा इसमें कि U1 डैश के लिए हमने निकाला U1 डैश इक्वल टू हो रहा था U1 माइनस VCM और U2 डैश के लिए हो रहा था
U2 माइनस वी सी एम। तो दोस्तों V1 डैश के लिए भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वेग रूपांतरण समीकरण V1 डैश इक्वल टू V1 माइनस वी सी एम, और V2 डैश के लिए V2 माइनस वी सी एम। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से, यानी कि V1 डैश इक्वल टू होगा V1 माइनस वी सी एम। अब दोस्तों यहाँ V1 डैश का क्या है, मोड है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि V1 डैश का मोड और इसका भी मोड। तो ये मोड हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर माइनस 2V1 डॉट VCM का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। दोनों क्या हैं दोस्तों, सदिश राशियाँ हैं। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ, कि V1 डैश और ये है V1 और ये है VCM और ये VCM। अब दोस्तों दोनों दो सदिश राशियाँ हैं V1 और VCM, तो इन दोनों की क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इसको मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, कोस थीटा, यानी कि V1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर माइनस 2V1 डॉट VCM कोस थीटा। यानी कि दोस्तों जो पश्च प्रकीर्णन होगा उसमें, यानी टक्कर पीछे से हो रही है, तो पश्च प्रकीर्णन में जो थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री। तो उसमें मैं रख के सोल्व कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ मेरे पास किसी चीज़ का मान है क्या, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अभी हमने इक्वेशन 7 सोल्व की, तो हमने देखा कि U1 डैश बराबर है V1 डैश के और U2 डैश है V2 डैश के। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो अगर V1 का मान निकालूँ तो ये हो जाएगा V1 डैश स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से V1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 डैश का स्क्वायर माइनस VCM का स्क्वायर प्लस 2V1 डॉट VCM कोस थीटा। दोस्तों अब V1 डैश का मान क्या लिख सकते हैं हम, जो U1 डैश का मान आया था वो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ मैं V1 डैश को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, U1 डैश के लिए। यानी कि यहाँ से V1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस U2 अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस VCM। अब VCM को क्या लिख सकता हूँ, VCM को लिख सकता हूँ U2 अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2V1 इंटू VCM कोस थीटा। यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ 2V1 इंटू VCM U2 अपॉन में 1 प्लस ए। और दोस्तों कोस थीटा दोस्तों पश्च प्रकीर्णन है, उसमें कोस थीटा का मान कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोस 180 का मान हो जाएगा माइनस का 1। तो दोस्तों यहाँ -1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो दोस्तों इसको, इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और इस इक्वेशन को मैं दे लेता हूँ इक्वेशन, एक बार तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ। यानी कि
v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, v1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, u2 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2v1 और u2 अपॉन में 1 प्लस ए। तो दोस्तों ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन 8। ऐसे ही दोस्तों वेग रूपांतरण के लिए मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ v2 डैश के लिए, यानी कि v2 डैश इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं v1 माइनस vc, यानी कि v2 डैश इक्वल टू हो जाएगा v1 माइनस vcm। और इसका मोड है तो मेरे को मोड ख़त्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि v2 डैश, या फिर मैं दोस्तों यहाँ से बोल लूँ डायरेक्ट कि v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 डैश का स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे ही ले लेता हूँ, इसका वर्क कर लेता हूँ तो ये आएगा v2 डैश का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर माइनस 2v1 डॉट, सॉरी ये क्या है v2, तो v2 और 2v2 इंटू vcm। अब दोनों दोस्तों क्या है, ये वेक्टर हैं, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, कोस थीटा में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि दो सदिशों का क्या है, अदिश गुणनफल है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ v2 डैश इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर माइनस 2v2 इंटू vcm कोस थीटा। और दोस्तों कोस थीटा पश्च प्रकीर्णन है, तो इसमें कोस थीटा का मान 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा ये v2 इंटू vcm। अब दोस्तों मैं यहाँ से इक्वेशन ये जो u1 डैश और u2 डैश किसके बराबर था, v2 डैश के, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u2, और दोस्तों इसका भी क्या है स्क्वायर, यानी कि u2 अपॉन में a और 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ऐसे दोस्तों v2, तो दोस्तों v2 प्लस vcm का मान क्या है, v2 का स्क्वायर प्लस vcm, यानी u2 अपॉन में 1 प्लस a का होल स्क्वायर इंटू 2v2 इंटू vcm, यानी u2 अपॉन में 1 प्लस a। दोस्तों ये आ जाती है इक्वेशन मेरी 9। दोस्तों इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इनको हम सोल्व करते हैं, और इनको सोल्व करके जब मैं अनुपात निकालता हूँ v2 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर के बीच, तो मेरे पास क्या आ जाता है, यानी कि इक्वेशन 8 और 9 से हमें ज़्यादा इनको सोल्व नहीं करना है, तो इक्वेशन 8 और 9 से क्या आ जाएगा, समीकरण 8 व 9 से, यानी कि दोस्तों u2 स्क्वायर का मोड अपॉन में v2 स्क्वायर का मोड, ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आ जाती है इक्वेशन 10, यानी कि जो समीकरण 8, 9 है इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये तो मैंने देखा जो मंदक है उसके लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। अब यदि मैं जो न्यूट्रॉन है उसके लिए अलग से गतिज ऊर्जा निकालूं, तो दोस्तों वो मेरे पास क्या आएगी,
न्यूट्रॉन के लिए कि जो टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा यानी कि टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, दोस्तों इसको मैं मान लूँ कि आई। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का जो मैंने द्रव्यमान माना था वो मैंने माना था m2, मंदक का माना था मैंने m1, यानी कि हाफ m2, और इसका जो मैंने वेग माना था वो माना था u2, यानी कि हाफ mu2 का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा हाफ m इंटू वेग का स्क्वायर, यानी कि वेग इसका u2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, तो दोस्तों ये आ जाती है के एफ से बोल दो हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसको इक्वेशन दे लेता हूँ 11 और इक्वेशन 12। तो दोस्तों इक्वेशन 11 और 12 से हम अनुपात निकालें तो यहाँ से क्या अनुपात आता है हमारे पास? के एफ अपॉन में के आई का। दोस्तों के एफ अपॉन में के आई का मैं अनुपात यहाँ से निकाल रहा हूँ तो मेरे पास सेम अनुपात आता है, यानी कि समीकरण 11 डिवाइडेड बाई 10, यानी समीकरण 11 और इसको डिवाइड कर रहे हैं समीकरण 10 से, यानी कि के एफ अपॉन में के आई। के एफ अपॉन में के आई कर रहे हैं, यानी कि हाफ m2 अपॉन में हाफ m2 और v2 का स्क्वायर अपॉन में हाफ m2 और u2 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाता है हाफ m2 अपॉन में v2, यानी कि आ गया मेरे पास v2 का स्क्वायर अपॉन में u2 का स्क्वायर। और यहाँ से जो v2 और u2 का स्क्वायर अभी मैंने क्या निकाला इक्वेशन 9 से, तो दोस्तों वो मेरे पास आया था 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10, 11 का यूज़ करके हमने क्या निकाल दिया v2 अपॉन में u2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ए क्या था हमारा m1 और m2 का क्या था अनुपात था। अब दोस्तों यदि मैं एक स्पेशल केस ले लूँ कि जो न्यूट्रॉन और जो मंदक है उनका द्रव्यमान क्या हो, सेम हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि एक स्पेशल केस ले रहा हूँ मैं कि जो न्यूट्रॉन और मंदक है उन दोनों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो, यानी कि न्यूट्रॉन व मंदक का द्रव्यमान समान हो, यानी कि मैंने निकाला था m1 अपॉन में m2 इक्वल टू ए। अब दोनों का द्रव्यमान समान होगा तो ए का मान कितना आएगा 1। दोस्तों ए का मान 1 1 1 1 यानी कि 0, यानी कि के एफ अपॉन में के आई यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या आ जाता है मेरे पास 0 आ जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन और मंदक का द्रव्यमान समान होने पर जो न्यूट्रॉन अपनी जो सारी गतिज ऊर्जा है वो क्या किसको दे देगा, मंदक को दे देगा। दोस्तों एक स्पेशल केस था, आप ध्यान रख सकते हैं कि फोन में के आई। दोस्तों बीएससी पार्ट फर्स्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रॉन की मंदक से टक्कर का क्या प्रभाव होता है, और इसमें सिद्ध कीजिए कि इनके वेगों का अनुपात u2 अपॉन में
V2 का स्क्वायर 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर अपन 1 प्लस ए के स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।